हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार अपने यूट्यूब चैनल एम विदेश के सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित इंटरमीडिएट फिजिक्स का 6th चैप्टर पढ़ रहे थे, किरचॉफ लॉ एंड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस चैप्टर के हमने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों पर चर्चा की थी और आज हम उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चैप्टर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा परिपथ दिया गया है और कह रहा है कि इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर जो विभवांतर दिया गया है, विभवांतर V बराबर दिया गया है 2 वोल्ट। V का मान कितना है? V बराबर इस क्वेश्चन में दिया गया है 2 वोल्ट। हम यहाँ से नामांकन कर दे प्रतिरोध का, इसको कह दे R1, इसको कह देते हैं R2 और इसको कह देते हैं R3। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर जो R1 और R2 है, यहाँ पर ये बिंदु A हो जाए और ये बिंदु B हो जाए। तो बिंदु A और B के बीच का पहले हम निकाल लें तुल्य विभवांतर। तुल्य विभवांतर के लिए हमारा बिंदु A है, ये हमारा बिंदु B है। तो देखा जाए जो प्रतिरोध R1 है, प्रतिरोध R1 का पहला सिरा A से जुड़ा है और प्रतिरोध R1 का जो दूसरा सिरा है वो R2 के पहले सिरे से जुड़ा है, ठीक है। और R2 का जो दूसरा सिरा है वो B से जुड़ा है। तो यहाँ पर R1 और जो R2 है ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध की बात करेंगे। तुल्य प्रतिरोध को हम किससे दर्शाएंगे? R से। इसलिए तुल्य प्रतिरोध जो होगा वो R बराबर हो जाएगा हमारा R1 प्लस R2, ठीक है। तो R बराबर या R डैश बराबर कितना हो जाएगा? R1 का मान 30 और R2 का मान 30। तो R डैश बराबर कितना? 60 ओम। ये दोनों आपस में संयुक्त हुए और संयुक्त होने के पश्चात इनका जो प्रतिरोध बना वो हो गया हमारा कितने ओम? 60 ओम। इन दोनों का जो प्रतिरोध हुआ R डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 60 ओम। अब ध्यान देना यहाँ से R3 का पहला सिरा और R डैश का पहला सिरा A से जुड़ा है, R डैश का दूसरा सिरा और R3 का दूसरा सिरा बिंदु B से जुड़ा है। तो ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। R3 तथा R डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, R डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3 होता है, ठीक है। तो 1/R बराबर 1/R डैश, R डैश की वैल्यू 60, R डैश की वैल्यू 60 प्लस R3 की वैल्यू हमारी कितनी है? 30। तो 1/R बराबर, इसका हर बराबर कर लें, 1/60 प्लस ये कितना हो जाएगा? 2/60, ठीक। तो 1/R बराबर हो जाएगा 3/60, 3 एक कम 3, 20 3 60। R का मान जो आ गया हमारा कितना आया? 20 ओम। जो इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आया, इस परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो तो टोटल कितना हो गया? 20 ओम। इसलिए प्रवाहित धारा निकाल लें। इसलिए प्रवाहित धारा, जो प्रवाहित धारा होगी वो I बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे? I बराबर V/R से। तो I बराबर V का मान 30 और R का मान कितना? 20, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 20 3 60। I की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 0.3 एम्पियर। तो ये जो परिपथ है, इस परिपथ में हमारी जो प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी वो कितनी होगी? 0.3 एम्पियर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है संलग्न परिपथ में यदि धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो तो परिपथ में R का मान तथा प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया था इससे पहले कि अगर एक हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु दिया होता है तो उसमें 3 चीजें दी होंगी। सबसे पहली बात या तो ये कहेगा कि यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। दूसरी बात ये कहेगा कि जो विकर्ण है B और D के बीच का विभवांतर समान है। और तीसरे शब्दों में ये कह सकता है कि इसमें लगा जो धारा मापी है उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न
नहीं हो रहा है। तो इन तीनों कंडीशन में यह हमारा क्या होता है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है। तो ये संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था में देखिए, इसको हम मान ले P, इसको मान ले Q, ये हो गया हमारा R और ये हो गया हमारा S। ठीक, यहां से क्या है, धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है। यहां से हम लिखें कि जो धारा मापी है, धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, हो रहा है, इसलिए यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था में क्या होता है, ठीक है, हमें क्या पता है, जो अगर कोई हमारा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की अवस्था में क्या होता है, P/Q जो होता है वो R/S के बराबर होता है। तो यहां से जो P की वैल्यू दी गई है वो हमारी 15 ओम है और जो Q की वैल्यू दी गई है वो R है। जो R का मान दिया गया है वो 30 है और जो S का मान है वो 6 ओम है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लें इसको भाई, 6×5 = 30, R को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ओम बटे 5 बराबर R, 5 एकम 5, 5 3 15। तो R की जो वैल्यू आ गई, R का मान कितना आ गया, जो R का मान आया ये Q बराबर कितना आ गया, 3। ठीक, Q बराबर अर्थात R को ही तो हमने Q माना था, तो ये Q बराबर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये हमें इस परिपथ का जो है, परिपथ पे प्रवाहित धारा का मान ज्ञात हो गया। अब हमें निकालना है परिपथ का में R का मान ज्ञात हो गया, अज्ञात प्रतिरोध का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें इसमें क्या निकालना है, प्रवाहित होने वाली धारा। तो देखिए, प्रवाहित होने वाली धारा का मान चलो हम व्हीटस्टोन किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाते हैं। हम लगा दें बंद पास के नियम से। तो बंद पास, हमने कहा था जब बंद पास का नियम हम लगाते हैं तो जहां से चलते हैं वहीं पर पुनः आके रुकते हैं। बंद पास ABDA में, बंद पास ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, यह किरचॉफ के द्वितीय नियम से, इसे हम बंद पास का नियम भी कहते हैं, बंद पास के नियम से कह सकते हैं। तो देखिए, यहां से हम सबसे पहले चलेंगे A से B की ओर। जब हम A से B की ओर जाते हैं तो A में संगत धारा I1 है, धारा जो है I1 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 15 ओम। तो ये हो जाएगा I1 × 15 प्लस B पर पहुंच गए, तुरंत प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब B से D तक आ रहे हैं तो B से D तक धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं है, अर्थात इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 0 × G प्लस B से D पर आ गए। 0 क्या है, इसमें प्रवाहित विकर्ण BD में प्रवाहित होने वाली धारा, कोई धारा नहीं तो 0 लिख दिया। फिर D से कहां जा रहे हैं, A पर जा रहे हैं। हमने कहा था जब हम ये नियम लगाते हैं तो धारा की दिशा में चलते हैं तो धारा को प्लस चिन्ह से और धारा के विपरीत दिशा में धारा को माइनस चिन्ह से लेते हैं। तो हम जा रहे हैं D से A और धारा आ रही है A से D। तो हम यहाँ पर धारा को किस चिन्ह से लेंगे, माइनस। ये हो गया -I2 × इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 30 बराबर A से चले थे A पर पहुंच गए। इस बंद पास में हमारा जो है कोई सेल नहीं लगा है, इसलिए इसका वैद्युत वाहक बल 0। ठीक, I1 का गुणा 15 से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 15 I1, ये 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। 30 का गुणा I2 से होगा, 30 I2 बराबर 0। तो यहां से हम देखो लिख सकते हैं 15 I1 बराबर 30 I2। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 I2। ठीक, ये 15 इधर चला आएगा, इसे मान ले समीकरण नंबर 1। यहां से आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, हमने बंद पास ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम निकाला, I2 की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहां से अगर देखिए, हम बंद पास BCDB ले रहे हैं तो BCDB जो है, इसमें अगर हम लेंगे तो दोनों में प्रतिरोधों का अनुपात समान है।
दोनों में प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो क्या है, समान है, धारा I1 और I2 ही है। तो अगर आप बी सी डी बी बंद पास ले रहे हो तो हमको पहली ही समीकरण प्राप्त होगी, पहली समीकरण प्राप्त होगी, जिससे आपको जो यहां पर समीकरण प्राप्त हो रही थी वही यहां समीकरण प्राप्त होगी। इसलिए आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सॉल्व ही नहीं होंगे, दोनों कट जाएंगे, ठीक, क्योंकि इनमें बहने वाली प्रतिरोध और धाराओं का जो अनुपात है वो समान है। इसलिए जब सेकंड कंडीशन में हम बंद पास का नियम लगाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, बंद पास, ध्यान दो, बंद पास ए बी सी, ठीक, इसको मान ले ई, इसको मान ले एफ, ई एफ ए में, ठीक, बंद पास ए बी सी ई एफ ए में। ध्यान देना भाई, I1 जब ए से बी जा रहे हैं, धारा हमारी कितनी है I1 और इसके संगत प्रतिरोध कितना है भाई, इसके संगत प्रतिरोध है 15 ओम। बी पर पहुंचे, कौन सा चिन्ह, प्लस, बी से कहां आ रहे हैं, सी पर, धारा कितनी है हमारी I1, ठीक है, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है 3, ठीक, फिर सी पर पहुंचे, प्लस लगा दिया। सी से कहां आ रहे हैं, ई पर, सी से ई पर धारा हमारी I1 प्लस I2 है, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। ई से कहां आ रहे हैं, एफ पर, धारा I1 प्लस I2 है, कोई प्रतिरोध नहीं लगा है। एफ से कहां जा रहे हैं, ए पर, धारा I1 प्लस I2 है, कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, इसलिए इनको हम कुछ नहीं करेंगे। फिर ए पर पहुंचे, कौन सा चिन्ह, बराबर, इसमें जो सेल लगा है उसका वैद्युत वाहक बल कितना है, 6 वोल्ट। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। तो हम जब ई से एफ की ओर आ रहे हैं तो देखिए ऋण सिरे से किधर आ रहे हैं, धन सिरे की ओर। तो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आते हैं तो हम सेल के वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं, अर्थात यहां से सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 15I1 और ये होगा 3I1 और दोनों जुड़ जाएंगे, ये 15I1 प्लस 3I1 बराबर 6, ये हो जाएगा कितना 18I1 बराबर 6, तो I1 बराबर 6/18, ये हो जाएगा 1/3। I1 की वैल्यू 1/3 हो गई, इसलिए समीकरण 2 में चले जाओ, समीकरण 1 से, सॉरी, समीकरण 1 से I1 बराबर किसके है, 2I2 के, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, 2I2 के स्थान पर 1/3, तो I1 का मान कितना, 2/3 एम्पियर, ठीक, I2 का निकालना है, सॉरी, ठीक है, I2 का निकालना है। तो I1 का मान कितना आया है, 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू I2 का मान कितना, I2 का निकालना है, तो ये 2 यहां पर गुड़े में इधर आएगा बटे में, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/6 एम्पियर। तो I1 का मान आ गया 1/3 एम्पियर, I2 का मान निकालना है, आया है 1/6 एम्पियर। इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा, इसलिए परिपथ में प्रवाहित धारा बराबर, परिपथ में प्रवाहित धारा वो कितनी हो जाएगी हमारी, I1 प्लस I2। I1 का मान 1/3, I2 का मान 1/6, ठीक, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 + 1/6 और 3/6 अर्थात 1/2 है ना, 3 दूनी 6 अर्थात 0.5 एम्पियर। तो इस संपूर्ण परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली धारा हो जाएगी, संपूर्ण परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा 0.5 एम्पियर हो जाएगी, ठीक। अगर यहीं से पूछे कि प्रतिरोध P और Q में बहने वाली धारा कितनी होगी, तो प्रतिरोध P और Q में I1 धारा बह रही है जिसका मान 1/3 एम्पियर है, तो प्रतिरोध P और Q में बहने वाली जो धारा हो जाएगी 1/3 एम्पियर होगी। अगर पूछे प्रतिरोध R और S में बहने वाली धारा, तो प्रतिरोध R और S में 1/6 एम्पियर की धारा बह रही है, इसलिए इसमें जो बहने वाली धारा I2 है जो 1/6 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1/6 एम्पियर आ जाएगा। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में अलग अलग प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं और परिपथ की कुल धारा भी ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्न परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा E2 सेल की वोल्टता। ये 2 चीजें निकालनी है इसमें, ठीक है। अब यहां से सबसे पहले बात हमें ध्यान देनी है, इसमें जो सेल जुड़े हैं, पहला सेल जिसका वैद्युत वाहक बल 4 वोल्ट,
और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। दूसरा सेल जिसका वैद्युत वाहक वोल्ट 8 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक, अब यहां से आपको पता है धारा की दिशा कहीं दी नहीं गई है, धारा की दिशा हमको देखना है। ठीक है, तो यहां पर एक सेल आपका E1 है और एक सेल आपका E2 है। E1 का वैद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है और E2 का वैद्युत वाहक बल 8 वोल्ट है। तो इसमें किस सेल के कारण धारा बहेगी, किसकी प्रधानता होगी, ये चीजें आपको जाननी है। तो आपको हमने बताया था जिस सेल का वैद्युत वाहक बल अधिक होता है उसकी प्रधानता होती है। तो यहां पर किस सेल का वैद्युत वाहक बल अधिक है, 8 वोल्ट अधिक है 4 वोल्ट की तुलना में, इसलिए धारा इस 8 वोल्ट के कारण बहेगी प्लस से माइनस की ओर। तो यहां से धारा हमारी कितनी बहेगी, आई। ये धारा हमारी कितनी हो जाएगी, आई। यहां तक 4.5 ओम प्रतिरोध तक बहने वाली जो धारा होगी वो आई होगी। लेकिन यहां पर जैसे पहुंचे, इसको हम थोड़ी देर के लिए कोई बिंदु मान लें, जैसे इसको मान लिया ई एफ, ई। तो बिंदु ई पर जैसे हम पहुंचे तो बिंदु ए पर दो मार्ग हो गए, एक में हमने मान लिया धारा I1 हो गई और एक में धारा हमारी I2 हो गई। ठीक, यहां पर F पर पहुंचे, फिर धारा ये जो हो जाएगी टोटल कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। इसका नामांकन हम कर देते हैं, ये हमारा हो गया बिंदु A, ये हो गया हमारा बिंदु B, ये हो गया हमारा बिंदु C। ठीक है, या जो E माना है इसको C मान लेते हैं, जो F माना है इसको D मान लेते हैं और C को क्या मान लिया, E मान लिया। ये हमारा परिपथ पूर्ण हुआ। अब हमें इसमें निकालना है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब 4.5 ओम में प्रवाहित धारा, 3 ओम में प्रवाहित धारा, 6 ओम में प्रवाहित धारा और E2 सेल के सिरों की वोल्टता। वोल्टता का मतलब टर्मिनल विभवांतर हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हम चाहे किरचॉफ का नियम लगा दें, किरचॉफ के नियम की सहायता से हम बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो हम ले लें किरचॉफ के नियम की सहायता से, ध्यान देना, और इसमें थोड़ा डिफरेंट भी दिया है तो हम किरचॉफ का नियम भी लगाएंगे तो थोड़ा अच्छे ढंग से लगाएंगे, और एक नया तरीका है इसमें किरचॉफ के नियम लगाने का, वो भी हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। हम लेंगे बंद पास ए बी डी ई ए में, ठीक, किससे, किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ध्यान देंगे भाई, बंद पास ए बी डी ई ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। देखिए, जब बंद पास हम ए से बी में आ रहे हैं, ए से बी, तो धारा तो आई है लेकिन इसके संगत प्रतिरोध नहीं लगा है, इसलिए हम इसकी गणना नहीं करेंगे। फिर हम जा रहे हैं बी से डी तक, ध्यान देना भाई, बी से डी तक। तो जब हम बी से डी तक जा रहे हैं तो बी में प्रतिरोध कितना लगा है, 4.5 ओम, बहने वाली धारा कितनी है, आई। तो यहां से देखो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 4.5 इंटू आई, 4.5 इंटू आई, प्लस यहां से सी से डी तक जा रहे हैं, धारा कितनी है, प्रतिरोध कितना है, 3, और संगत धारा कितनी है, I1। ठीक, फिर डी से ई तक जाएंगे, कोई धारा नहीं है। फिर ई से देखो ए तक जा रहे हैं, ई से ए तक, ई से ए तक धारा हमारी कितनी है, आई, और इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 1 ओम। ठीक, प्लस यहां पर देखिए धारा कितनी है, इसमें जो धारा है वो आई है और इसका संगत आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 0.5 ओम। ए पर पहुंच गया, बराबर लगा दिया। ठीक, अब इसमें पहले कौन सा, जो सेल अधिक है जिसकी वोल्टता, उसको लिखेंगे, 8 वोल्ट लिख लिया। अब ध्यान देना, यहां से ये प्लस जुड़ा है और ये इसका प्लस जुड़ा है। तो हमने आपको बताया था जब दो सेलों के समान पोल जुड़े होते हैं, कैसे, समान पोल, चाहे प्लस से प्लस जुड़ा हो या माइनस से माइनस जुड़ा हो, तो जो परिणामी होता है वो उन सेलों के वैद्युत वाहक बलों के अंतर के बराबर होता है। अर्थात यहां से हम क्या लिखते हैं इसको, E2 और
इससे क्या घटाते, E1 को घटाते, ठीक, क्योंकि इनके समान पोल जुड़े हुए हैं। या आप दूसरे तरीके से देख सकते हो, देखो यहां पर हमारा माइनस, ये धारा इस तरफ बह रही थी। आपको हमने बताया था कि जब सेल में धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहती है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर बहती है, तो सेल के वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं। लेकिन जब सेल में धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर बहती है, तो सेल के वैद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए पहला जो E2 है, E2 में धारा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर आ रही है, इसमें इसके वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया गया। दूसरे सेल में धारा धन से किधर जा रही है, ऋण की ओर, इसलिए इसके वैद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया गया। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो यहां से गुणा कर लो भाई, I का गुणा 4.5 से होगा, ये हो जाएगा 4.5I प्लस 3I1, ठीक, प्लस I प्लस 0.5I बराबर E2 का मान है 8 और E1 का मान है 4। देखो 4.5 I और I हो जाएगा 5.5I, 5.5I में 0.5I जुड़ेगा, ये आएगा 6I प्लस का 3I1 बराबर 8 से 4 घटेगा, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना है, यहां से जो बिंदु C पर अगर हम संधि का नियम लगाएं, बिंदु C पर संधि के नियम से, बिंदु B पर संधि के नियम से, तो अगर बिंदु B पर हम संधि का नियम लगाएं, तो C पर संधि का नियम लगाएं, तो संधि का नियम क्या था, आने संधि की ओर आने वाली धाराओं का योगफल बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योगफल। तो संधि की ओर C पर कौन सी धारा आ रही है, I, और संधि से दूर धारा कौन सी जा रही है, I1 प्लस I2। तो I बराबर हम I1 प्लस I2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें ले लें, ध्यान दो, इसका नाम जैसे हमने रख दिया E और इसका नाम E था, सॉरी CD, E था वहां पर, ये हो गया F, ये हो गया G, ठीक। हम यहां से अगला लगा दें, बंद पास E C D G F में, ठीक, बंद पास CDGF में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। जब इसमें हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे तो ध्यान देना क्या लिखेंगे, C से D जा रहे हैं, संगत धारा कितनी है, धारा कितनी है I1, संगत प्रतिरोध 3, C से D गए प्लस लगाया, D से G आए, देखो धारा यहां से कितनी जा रही I2, लेकिन इसके संगत कोई प्रतिरोध नहीं लगा है, ठीक। फिर हम G से कहां आए, F, G से F, धारा हमारी कितनी है I2, तो धारा I2 है, संगत प्रतिरोध कितना है 6 है, लेकिन हम जा रहे हैं G से F और धारा आ रही है F से G, अर्थात हम धारा के किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में है, इसलिए धारा को किस चिन्ह से लेंगे, माइनस से, माइनस I2, और G से F धारा कितनी बह रही है 6 ओम, ठीक। फिर F से C जाएंगे, F से C गए, पहुंच गए वहां पर, कौन सा चिन्ह, बराबर, इसमें कोई सेल नहीं लगा, इसलिए इसका वैद्युत वाहक बल 0। तो ये हो जाएगा 3I1 और प्लस माइनस माइनस, ठीक, 6I2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा हमारा 3I1 बराबर 6I2। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, I1 बराबर हम लिख सकते हैं 2I2, I1 बराबर 2I2। इसलिए ध्यान देना भाई, समीकरण 1 से, इसलिए हम समीकरण 1 से, सॉरी समीकरण 2 में, इसलिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये हो जाएगा हमारा I बराबर I1 प्लस, देखो I2 के स्थान पर कितना रखेंगे हम, 2I2, 2I1 के स्थान पर, ठीक है। I1 की हम वैल्यू निकाल लें, तो देखो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर I2 की वैल्यू निकालें तो I2 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, यहां से I2 बराबर आ जाएगा I1/2, I2 के स्थान पर कितना लिख सकते हैं, I1/2, I1/2। तो ये I बराबर कितना आ जाएगा, 3I1/2। ये I1 का मान उठा के रख दें समीकरण 1 में, I1 का मान कहां रखें, समीकरण 1 में, सॉरी I का मान समीकरण 1 में रखने पर
हम इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे हैं इन समीकरणों को, क्योंकि विलोपन विधि से सॉल्व करने में आपको समस्या हो सकती है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगी 6 इंटू, यहां पर i के स्थान पर हम कितना रखेंगे 3i1 बटे 2 प्लस 3i1 बराबर 4। ठीक, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 3 त्रिका 9, 9i1 प्लस 3i1 बराबर 4। ये हो जाएगा कितना 12i1 बराबर 4। तो i1 बराबर 4/12 अर्थात 1/3। i1 का मान कितना है 1/3 एम्पियर। जब i1 का मान 1/3 आया है, तो i1 का मान जब 1/3 आया तो इसको रख दे समीकरण 3 में। i1 का मान समीकरण 3 में रखने पर i1 का मान हमने रखा समीकरण 3 में। देखो समीकरण 3 है i2 बराबर i1 बटे 2, तो i2 बराबर i1 के स्थान पर 1/3 पूरे का बटा 2, तो i2 बराबर हो जाएगा 1/6 एम्पियर। ठीक, इसका मान कितना आएगा 1/6 एम्पियर आएगा। ठीक है, i1 i2 का मान उठा के रख दे समीकरण 2 में। i1 तथा i2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो i बराबर i1 के स्थान पर 1/3, i2 के स्थान पर 1/6, i1 के स्थान पर 1/3 और i2 के स्थान पर 1/6, तो i बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, ये होगा हमारा कितना 2 + 1 और पूरे का बटा 6, तो i बराबर कितना हो जाएगा भाई 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो i बराबर 1/2 अर्थात i बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक, अब i1 i2 और i का मान निकल आया। ठीक, तो देखिए i किस में बहने वाली धारा है 4.5 ओम में, तो 4.5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा हो गई। प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 0.5 एम्पियर। ठीक, फिर i1 किस में है 3 ओम में, 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर कितना आ जाएगा 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 1/3 एम्पियर। ठीक, फिर 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 1/6 एम्पियर। ये निकल आई, सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धाराएं ज्ञात हो गई। अब यहां से निकालना है सेल E2 की वोल्टता। सेल अब हमें निकालना है, ये निकल आया भाई 4.5 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 0.5 एम्पियर, 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 1/3 एम्पियर, 6 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा बराबर 1/6 एम्पियर। अब हमें सेल E2 और अगर E2 के सिरों के बीच का भी विभवांतर निकालना है, तो सेल E2 की वोल्टता बराबर, सेल E2 की वोल्टता बराबर कितनी हो जाएगी V बराबर E माइनस आई आर से, तो V बराबर E1 माइनस आई R1 से। ठीक, तो V बराबर देखो E1 का मान कितना है, E1 नहीं ये E2 होगा भाई, दूसरे के निकाल लें E2 R2। E2 का मान 8 वोल्ट, I का मान 0.5 और R2 का मान कितना है 1 ओम, तो ये हो जाएगा V बराबर 8 माइनस 0.5, तो V बराबर 7.5 वोल्ट। ध्यान दीजिए ये सेल E2 की वोल्टता आ गई। अगर यहीं से सेल E1 की वोल्टता कहता, सेल E1 की वोल्टता याद कीजिए, सेल E1 की वोल्टता, अगर सेल E1 की वोल्टता कहता, फार्मूला ये बदल जाता, क्या हो जाता है यहाँ से सेल E1 की वोल्टता के लिए हम लगाते V बराबर E1 प्लस आई R1 से। देखिए ये हम क्यों फार्मूला लगाते, ध्यान देना भाई। E1 में आपको पता है कि जो सेल होता है, सेल के बाहर जो धारा, सेल के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। लेकिन जब हम E1 को देख रहे हैं तो E1 में जो धारा का प्रवाह हो रहा है
वो सेल के अंदर भी किधर हो रहा है, धन सिरे से ऋण सिरे की हो रहा है, अर्थात पहले के किस दिशा में, विपरीत दिशा में। इसलिए E2 E1 के लिए जो I होगी वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो V बराबर E1 के स्थान पर 4 प्लस I के स्थान पर 0.5, R1 के स्थान पर 0.5, तो V बराबर ये आ जाता 4 प्लस 0.25, तो V बराबर 4.25 वोल्ट। तो जो सेल E1 होता, E1 के सिरे की वोल्टता कितनी आ जाती, 4.25 वोल्ट। ठीक, अब या दूसरे शब्दों में इसको कह सकते थे, सेल E1 को E2 के द्वारा आवेशित किया जाता है। जब सेल को आवेशित किया जाता है तो उसमें हम कौन सा चिन्ह लेते हैं, प्लस ले लेते हैं। ठीक, अब सेल को जब हम आवेशित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध से, जो बाह्य परिपथ से जोड़ते हैं, तो उसका जो देखो टर्मिनल विभवांतर होता है सेल के वैद्युत वाहक बल से अधिक होता है, तो ये अधिक आया है E1 के लिए। ठीक है, संलग्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तथा 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा परिपथ दिया गया है, इस परिपथ में हमें 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा निकालनी है तथा इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, तो यहां पर इसको थोड़ी देर के लिए यहां पर हम मान ले बिंदु C हो जाए हमारा, और यहां पर हो जाए बिंदु D। तो यहां पर इस परिपथ में 7 ओम में 10 एम्पीयर की धारा बह रही है। यहां पर जो आने वाली धारा कितनी है, वो 10 एम्पीयर है। हम मान ले 3 ओम में बहने वाली धारा कितनी हो जाए, I1, और 2 ओम में बहने वाली धारा कितनी हो जाए, I2। तो यहां से सबसे पहले हम इसका चलो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो देखिए, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा बिंदु C है, ये हमारा बिंदु D है। तो बिंदु C और D के बीच 3 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं। तो देखा जाए तो जो है 2 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा और 3 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा दोनों संयुक्त रूप से C से जुड़े हुए हैं, और 2 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा और 3 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा संयुक्त रूप से बिंदु D से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों 2 ओम और 3 ओम किस क्रम में आएंगे, समांतर क्रम में आएंगे। समांतर क्रम में आएंगे तो आप इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो, 1/2 प्लस 1/3 अर्थात 5/6 अर्थात 6/5 अर्थात 1.2 आ जाएगा इनका। ठीक है, अब जो आएगा वो और 7 ओम जो आएगा वो और ये 4 ओम तीनों एक ही लाइन के अंतर्गत आएंगे। ए पहला सिरा होगा, बी दूसरा सिरा होगा, तो तीनों किस क्रम में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। आप तुल्य प्रतिरोध इसका निकाल लेंगे। ठीक, यहां पर ध्यान देना, ये बहने वाली धारा इसमें I2 है बिंदु C पर, और यहां पर I1। तो इसमें बिंदु C पर अगर हम संधि का नियम लगा दें तो संधि के नियम से हम कितना लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर 10 एम्पीयर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको E मान लेना है यहां पर बिंदु को। अब इसमें लगा देना तुम बंधपास का नियम। तो बंधपास का नियम क्या लगाना, बंधपास CDE में किरचॉफ के द्वितीय नियम से जब हम धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा को प्लस से, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो धारा को माइनस से। तो यहाँ पर I1 और I2 में एक संबंध बनेगा। I1 और I2 का एक समीकरण आपको यहाँ दिया है, दूसरा आप यहाँ से बना लेंगे। दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे, जो I1 का मान आएगा वही 3 ओम प्रतिरोध में बहने वाली धारा आ जाएगी। अगर आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं न्यूमेरिकल से संबंधित और किरचॉफ के नियम, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आप आंसर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, 1 वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। ठीक, तो 1 वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है 20 वोल्ट तक नाप सकता है, क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। तो पहले दिया गया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, ध्यान देना इसमें, इस क्वेश्चन को, इसको पहले भी हमने सॉल्व कराया है। दिया गया है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध R बराबर कितना है, 1000 ओम। वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो R बराबर कितना है, 1000 ओम। कितना माप सकता है, 20 वोल्ट तक माप सकता है। विभवांतर V बराबर दिया गया है कितना, 20 वोल्ट तक माप सकता है। कह रहा है क्या किया जाए कि इससे 200 वोल्ट तक मापा जा सके। देखिए भाई, सबसे पहले जो वोल्ट मीटर दिया गया है इसमें हम
प्रवाहित होने वाली धारा निकाल लेंगे। हम देखेंगे कि ये वोल्ट मीटर कितनी धारा के लिए बना है। ठीक, हम निकाल लें। इसलिए वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, वोल्ट मीटर में प्रवाहित होने वाली धारा निकालेंगे। धारा का फार्मूला क्या होगा? I बराबर V अपान R से। तो I बराबर V का मान कितना है? 20 और R का मान 1000। 20 पंचे 100, 50। I बराबर 1/50 एम्पियर। ठीक, जो वोल्ट मीटर है वो 1/50 एम्पियर के लिए बना है। अब कहा जा रहा है 200 वोल्ट तक मापा जाए। ठीक है, ध्यान देना यहां से, जैसे हमने पढ़ा है I बराबर V अपान R, I बराबर V अपान R। अब I का मान कितना है? 1/50। अब 1/50 I का मान है। ठीक है, तो भाई वोल्ट मीटर तो 1/50 एम्पियर धारा के लिए बना है। अब अगर आप विभवांतर को बढ़ा रहे हो तो विभवांतर को 20 से कितना पहुंचा रहे हो? 200। तो हमें प्रतिरोध भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तभी तो V अपान R का मान, जैसे V का मान 20 था, ठीक, V का मान हम कितना कर देते? यहां पर 40 कर देते। V का मान कितना कर देते? 40 कर देते। तो हमें R का मान कितना लेना होता कि जो V अपान R है, ध्यान देना, V अपान R है, इसका मान 1/50 रहता। इसका मान कितना रहता? 1/50 रहता। तो V बराबर 40 था, तो इसको कर देते हम कितना? 2000। कितना कर देते? 2000 कर देते। ठीक है, R बराबर कितना कर देते? 2000। तो देखो 40/2000 को अगर हम सॉल्व करते, 0 0 कटा, 4 पंचे 20, 50, 1/50। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है हमारा? अगर विभवांतर बढ़ रहा है तो विभवांतर बढ़ने पर हमें प्रतिरोध भी क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, जिसके कारण जो वोल्ट मीटर है या जो परिपथ है वो एक नियत धारा के लिए बना होता है, एक नियत धारा के लिए बना होता है। अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध को भी बढ़ाना पड़ेगा, जिससे धारा का मान क्या रहे? नियत रहे। नहीं तो परिपथ हमारा क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो यहां पर विभवांतर को बढ़ाया जा रहा है। 20 से कितना किया जा रहा है? 200। तो जब विभवांतर को 20 से 200 किया जा रहा है तो हम प्रतिरोध को भी क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ठीक है, प्रतिरोध को भी बढ़ाएंगे। और बढ़ाने के लिए प्रतिरोध बढ़ता कब है? जब इसके साथ हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई? 200 वोल्ट तक नापने के लिए, 200 वोल्ट तक नापने के लिए वोल्ट मीटर के साथ R प्रतिरोध को, कैपिटल R प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ देंगे? प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। को किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, है ना? श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, इसलिए वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? वोल्ट मीटर का जो होगा कुल प्रतिरोध हो जाएगा, पहले कितना था? 1000। पहले था हमारा 1000। ठीक, अब कितना हो जाएगा? 1000 प्लस R। वोल्ट मीटर का जो नया प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा? 1000 प्लस R। विभवांतर उसका कितना था? V बराबर अब कितना होगा? 200 वोल्ट। ठीक, धारा कितनी है? 1.5 एम्पियर। तो I बराबर V अपान R से, क्योंकि जो ये परिपथ होते हैं नियत धारा के लिए बने होते। I के स्थान पर 1/50, V के स्थान पर 200 और R के स्थान पर 1000 प्लस R। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1000 प्लस R बराबर 50 का गुणा 200 से होगा, कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक, तो R बराबर 10,000 माइनस 1000, और 10,000 से 1000 घटाएंगे, कितना आएगा? 9,000। अर्थात हमें परिपथ के साथ 9,000 प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, संलग्न परिपथ में बिंदु A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध धारा I3
तथा सेल का वैद्युत वाहक बल E ज्ञात कीजिए। ठीक, संलग्न परिपथ में बिंदु A व D के बीच का तुल्य प्रतिरोध, धारा I3 तथा सेल का वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध आप बहुत ही आसानी के साथ इसका निकाल सकते हैं। यहां पर A, पहले हम दो छोर पकड़ ले, एक सिरा ले ले A और एक सिरा ले ले B और एक सिरा ले ले D। तो देखिए B और D के साथ 4 ओम और 2 ओम किस क्रम में आ जाएंगे? समांतर क्रम में। 4 ओम और 2 ओम किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में आ जाएंगे। देखिए ये इस तरीके की आकृति है, आपको हम इधर बता रहे हैं। ठीक, ये 4 ओम था, ये 2 ओम था, ये 2 ओम है, ये 2 ओम, ये बिंदु A, ये B, ये C और ये D। तो अगर बिंदु B और बिंदु D हम लें, ठीक, तो बिंदु B और बिंदु D ले हम, तो इस कंडीशन में देखिए 4 ओम का और 2 ओम का पहला सिरा B से जुड़ा है, 4 ओम का और 2 ओम का दूसरा सिरा D से जुड़ा है। तो यहाँ पर B और D किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में आएंगे। और समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/4 प्लस 1/2, 1/4 प्लस 2/2, है ना, वो 2/4। तो ये हो जाएगा 3/4 अर्थात 4/3। इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा दोनों का कितना आ जाएगा? 4/3। ठीक, इसको मान लिया A, इसको मान लिया D। A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो A और D को छोड़ देंगे। अब देखिए यहां से 2 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा A से जुड़ा हुआ है, 2 ओम प्रतिरोध का दूसरा सिरा 4/3 ओम प्रतिरोध के पहले सिरे से और इसका दूसरा सिरा D से जुड़ा है। तो ये 2 ओम तथा 4/3 ओम किस क्रम में आएंगे? श्रेणी में आएंगे। 2 ओम तथा 4/3 ओम किस क्रम में आएंगे? श्रेणी क्रम में आएंगे। तो 2 + 4/3, 3 दूनी 6 और ये आएगा 10/3। ये दोनों जो आएंगे इनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 10/3। ठीक है, 10/3 आ जाएगा। अब यहां से देखा जाए 10/3 और 2 ओम किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में। AD देखो इसका जो है 10/3 ओम प्रतिरोध का पहला सिरा A से, 2 ओम का पहला सिरा A से, 10/3 का दूसरा सिरा D से, 2 का दूसरा सिरा D से। तो ये दोनों किस क्रम में आएंगे? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए हम कितना लिखेंगे? 1 पूरे 10/3 प्लस 1/2, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/10 प्लस 1/2, 2 पंची 10, ये हो जाएगा 8/10। तो कितना आएगा? 10/8। काट दो, 8 एक कम 8, कितना बचा? 2 दशमलव लगाया, 0 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 × 5 = 40। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा हमारा कितना? 1.25 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा हमारा कितना? 1.25 ओम। हमें यहां से निकालना है, क्या निकालना है? I3 तथा सेल का वैद्युत वाहक बल E। देखिए जब इसका वैद्युत वाहक बल E बराबर कितना आया? 1.25, तुल्य प्रतिरोध 1.25। यहां से इसमें बहने वाली धारा I बराबर कितनी है? 2 एम्पियर। यहां सेल का आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया है, तो उसको अगर हम नगण्य मान लें तो हमने पढ़ा था प्रवाहित धारा I बराबर होती है सेल का वैद्युत वाहक बल प्लस बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य आंतरिक प्रतिरोध नहीं दिया है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। धारा I का मान कितना दिया है? 2। E का निकालना है और कैपिटल R का मान कितना निकाला है? 1.25। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो E का मान कितना आएगा? 2.5 वोल्ट। जो सेल का वैद्युत वाहक बल आ जाएगा वो 2.5 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में धारा I3 का मान निकालना है। तो यहां से देखिए बिंदु A पर हम अगर संधि का नियम लगा दें तो बिंदु A पर संधि के नियम से कितना हो जाएगा? बिंदु A पर संधि का नियम लगा दें तो संधि के नियम से कितना होगा? I1 + I2 बराबर 2 एम्पियर। आने वाली धाराओं का योगफल बराबर दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो I1 + I2 बराबर 2 एम्पियर हो जाएगा। अब इसमें आप बंद पास का नियम लगाएंगे। एक हम लेंगे बंद पास ABDA में। ठीक, एक बंद पास कौन सा लेंगे? ABDA में। तो I1 I2 I3 में समीकरण बनेगा। ठीक, किस में बनेगा? I1 I2 और I3 में। तो यहां से I2 का मान रिप्लेस कर देना तो समीकरण I1 और किस में बचेगा? I3। देखो बंद पास किस में जाएंगे? ABDA में, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। A से B पर जा रहे हैं, धारा I1 संगत प्रतिरोध 2
प्लस बी से डी आ रहे हैं धारा I3 संगत प्रतिरोध 3 प्लस डी से कहाँ आ रहे हैं ए पर धारा के विपरीत ये हो जाएगी धारा -I2 गुणे संगत प्रतिरोध 2, ये सॉरी 2 है, ठीक है। तो बराबर इसमें कोई सेल नहीं लगा, उसका वैद्युत वाहक बल 0, I3 2। तो इस सब में 2 कॉमन हो गया, 2 ले लिया कॉमन, तो I1 प्लस I3, ठीक, माइनस I2 2 कॉमन लिया था बराबर 0, तो I1 ठीक प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। देखो I2 के स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, I2 बराबर यहां से हम लिख सकते हैं 2 माइनस I1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I3 और I2 के स्थान पर कितना लिखेंगे हम 2 माइनस I1 बराबर 0। I1 प्लस I3, देखो ये -2 माइनस माइनस प्लस I1 बराबर 0, I1 2I1 प्लस I3, ये 2 उधर जाएगा, इसे मान ले समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 ये था, ठीक। अगला हम लेंगे बंद पास BCDB में, बंद पास BCDB में ले लें, ठीक है। तो देखो B से C जा रहे हैं धारा I1 माइनस I3, इसके संगत प्रतिरोध 4 ओम, प्लस D से जाएंगे B पर धारा के विपरीत क्या लिखेंगे -I3 इंटू 2 बराबर 0, सेल नहीं लगा है, इसका वैद्युत वाहक बल 0। गुणा कर लो, ये हो जाएगा 4I1 माइनस 4I3, ठीक, माइनस का 2I3 बराबर 0, ये हो जाएगा 4I1 माइनस 6I3 बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4I1 बराबर 6I3, तो I3 बराबर या I1 बराबर कितना यहाँ से आ जाएगा, I1 बराबर आ जाएगा 6I3 बराबर 4, तो I1 बराबर कितना 3I3 अपॉन 2। ये I1 का मान आया, I1 का मान समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 से, ठीक। 2 और I3 के I1 के स्थान पर कितना रखेंगे 3I3 अपॉन 2 प्लस I3 बराबर 2, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3I3 प्लस I3 बराबर 2, I3 4I3 बराबर 2, तो I3 बराबर 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, I3 का मान कितना आएगा 1/2, तो I3 की वैल्यू आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दिए गए परिपथ में धारा I1 I2 I3 तथा I3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें जो दिया गया है, इसमें हम इसको बंद पास के नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बंद पास का नियम हम लगाए, उससे आसानी हो जाएगी। यहाँ से देखिए E से D तक पहले C पर, बिंदु C पर आए, बिंदु C पर धारा हमारी I1 आ रही है और इससे दूर कितनी जा रही है I3 और I2। तो हम सबसे पहले लगा दें बिंदु C पर संधि का नियम, बिंदु C पर संधि के नियम से, ठीक। तो बिंदु C पर जो संधि का नियम लगाया, तो संधि के नियम से कितना हो जाएगा, आने वाली धारा का योग बराबर दूर जाने वाली धारा का योग, अर्थात I1 आ रही, I2 और I3 जा रही, तो ये हो गया, ठीक। फिर हम ले लें बंद पास किसमें DCFED में। देखो यहाँ से D से C गए, धारा I1, इसके संगत कोई प्रतिरोध नहीं है। फिर C से कहाँ गए F, धारा I2, संगत प्रतिरोध 2 ओम, प्लस फिर कहाँ से आए F से E तक कोई धारा नहीं है, ठीक, धारा है लेकिन संगत प्रतिरोध कुछ नहीं है। फिर F से कहाँ गए D पर, F से D पर आ गए। फिर E से कहाँ गए D पर, E से D पर धारा कितनी है I1 और संगत प्रतिरोध 4 बराबर, जहाँ चले थे वहीं पर आ गए, ठीक। कौन सा चिन्ह बराबर, देखो इस सेल में कहाँ गए हैं, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर। जब ऋण से धन जाते हैं अर्थात धारा इसमें ऋण से कहाँ बहती, धन की ओर, तो सेल के वैद्युत वाहक बल को धनात्मक लेते हैं +2। ये हो जाएगा हमारा कितना, दोनों में 2 ले लें कॉमन, तो कितना हो जाएगा I2 + 2I1 बराबर 2। तो समीकरण हमारा मिला I2 + 2I1 बराबर कितना 1, समीकरण नंबर 2 कर लिया इसको, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। या इसको ऐसे कर लें, यहाँ से इसको हम I3 में बदल लें, इस समीकरण को किस में बदल लें, I3 में। तो I1 के स्थान पर देखो हम कितना लिख सकते हैं, समीकरण 1 से I1 का मान रख दें, I1 का मान रखने पर
समीकरण 1 से I1 का मान रखेंगे, ये हो जाएगा I2 प्लस 2 I1 के स्थान पर I2 प्लस I3 बराबर 1, ये हो जाएगा I2 प्लस 2I2 प्लस 2I3 बराबर 1, है ना। ये हो जाएगा 3I2 प्लस 2I3 बराबर 1, समीकरण नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में हम ले लें बंद पास सी बी ए एफ सी में। ठीक, ये बंद पास लिया। देखो सी से बी गए, धारा है, संगत प्रतिरोध नहीं है। बी से सी गए, धारा I3, संगत प्रतिरोध 3, प्लस ए से एफ, धारा है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। फिर एफ से सी गए, धारा के किस दिशा में, माइनस, तो माइनस आई विपरीत, -I2 × 2 बराबर सेल लगा है। सेल में देखिए हम ऋण से धन की ओर जा रहे हैं, प्लस में लेंगे 1 वोल्ट। ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 3I3 - 2I2 बराबर 1। ठीक, ये हमारा समीकरण मिला। अब देखिए यहाँ पर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या -2I2 को कर ले आगे, -2I2 प्लस 3I3 बराबर 1। ये समीकरण हो गया 4। देखिए समीकरण 3 में और 4 को हम देखेंगे। समीकरण 3 में I2 का गुणांक कितना है, 3, और समीकरण 4 में I2 का गुणांक कितना है, 2। तो इनके गुणांक जब बराबर होते हैं तभी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर I2 और I2 के गुणांक बराबर कर लें, तो समीकरण 3 में हम कर दें 2 से गुणा, और समीकरण 4 में कर दें 3 से गुणा। गुणा करने के पश्चात इनको आपस में क्या करें, जोड़ लें। तो समीकरण 3 को 2 से तथा 4 को 3 से गुणा करके ठीक, देखो जब विपरीत चिन्ह होते हैं, ये माइनस में प्लस में, तो जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ने पर। तो समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हो, 2 से। 3 दूनी 6I2 प्लस 2 दूना 4I3 और 2 एक कम 2, पूरे में करेंगे। ठीक है, इसमें 3 से कर रहे हैं, माइनस का 6I2 6I2 प्लस 3 से 3 त्रिका 9I3 बराबर 3 एक कम 3, जोड़ोगे ये कट जाएगा। ठीक, 9 4 13, I3 बराबर 5, तो I3 बराबर 5/13। I3 का मान निकाला है 5/13। अब I3 का मान कहीं रख दो, I3 का मान समीकरण 3 में रखने पर, I3 का मान रख दिया समीकरण 3 में। समीकरण 3 ये है हमारा, 3I2 प्लस 2 I3 के स्थान पर 5/13 बराबर 1। 3I2 बराबर 5 दूनी 10, 10/13, 1 10/13 को इधर लाओगे, -10/13। 3I2 बराबर हल, इसका हर एक है, हर बराबर करके हल करोगे, 13 कम 13 से 10 घटेगा, 3/13। ठीक, I2 बराबर 3/13 गुणे 3, 3 से 3 कट जाएगा, I2 का मान आएगा 1/13। ठीक, अब I1 जो हमारा I2 और I3 का मान आया है, रख दे समीकरण 1 में। I2 तथा I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, एक हमारा क्या है, I1 बराबर I2 प्लस I3। I2 का मान कितना आया है, 1/13, और I3 का 5/13, जोड़ लो, I1 का मान 6/13। ये हमारा I1 आ गया, ये हमारा I2 और ये I3। I1 I2 और I3 का मान ज्ञात हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कि चित्र में प्रदर्शित परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से इसमें धारा का अनुरेखण नहीं किया गया है, धारा का अनुरेखण हमें करना है। तो इस परिपथ में 2 सेल जुड़े हैं, एक सेल का वैद्युत वाहक बल 2 वोल्ट है और एक सेल का वैद्युत वाहक बल 1 वोल्ट है। तो हमेशा उस सेल की प्रधानता होती है जिसका वैद्युत वाहक बल अधिक होता है, और धारा सदैव प्लस से माइनस की ओर बहती है। तो 2 वोल्ट के सेल का वैद्युत वाहक बल अधिक है, इसलिए इसके कारण धारा बहेगी। जैसे यहाँ से धारा कितनी बह रही, I धारा, तो 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी होगी, I। अब C पर धारा के कितने मार्ग हो गए, 2, एक में जा रही है हमारी धारा I1 और एक में धारा आ रही है I2। दूसरे सेल में भी धारा कितनी बहेगी, I2, ये दोनों मिलके यहाँ पर पुनः हो जाएंगी I। ठीक, अब ध्यान देना है, इसमें बंद पास का नियम लगाएंगे।
बस सॉल्व कर लेंगे। पहले हम बिंदु बी पर लगा दें किरचॉफ, वो बिंदु सी पर कौन सा नियम, बिंदु सी पर लगाएंगे संधि का नियम। ठीक है, बिंदु सी पर संधि के नियम से, बिंदु सी पर हम संधि का नियम लगा दें। संधि के नियम से कितना हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, समीकरण नंबर 1। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक बार लेंगे बंद पास बी सी ए बी में, यहां से I और I1 में आपको एक समीकरण मिलेगा। फिर उसी प्रकार आप लेंगे सी डी ए सी में, इसमें I1 और I2 के रूप में समीकरण मिलेगा। यहां से I2 को I1 के रूप में बदल लेना समीकरण 1 से। उसके बाद जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप है हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए ए तथा बी के मध्य का विभवांतर संधारित्र पर आवेश। तो देखिए यहाँ पर जो ये परिपथ है, इस परिपथ की जो भुजा डीसी है, भुजा डीसी में एक हमारा संधारित्र और एक प्रतिरोध दोनों लगे हुए हैं। तो हमें पता है जब किसी परिपथ में संधारित्र और प्रतिरोध दोनों लगे होते हैं तो उस भुजा में धारा का प्रवाह नहीं होता है, और वो जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं, अस्थायी अवस्था। ठीक, तो अस्थायी अवस्था में जो है CD में धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक, अस्थायी अवस्था में, अस्थायी अवस्था में भुजा CD में धारा का प्रवाह नहीं होगा, में धारा का प्रवाह नहीं होगा। जब इस भुजा में धारा का प्रवाह नहीं होगा तो CD को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं। तो देखिए ये 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड किस क्रम में आ जाएंगे, 2 माइक्रोफैरेड तथा 3 माइक्रोफैरेड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो बाह्य प्रतिरोध R बराबर 2 + 3 अर्थात R बराबर कितने ओम आएगा, 5 ओम। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, 1 ओम दिया है, इसलिए प्रवाहित धारा I बराबर कितना हो जाएगा, E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो I बराबर E का मान 12, कैपिटल R का 5, स्मॉल का R का 1, तो 1 बराबर 12 बटे 6, 6 दून 12। I बराबर कितने एम्पियर, परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर। टर्मिनल विभवांतर EB के मध्य का विभवांतर, EB के मध्य का विभवांतर निकाल लें। ठीक, V बराबर E माइनस IR से, V बराबर E का मान 12 माइनस I का मान 2 और R का मान 1, तो V बराबर 10 वोल्ट। तो A और B के मध्य का विभवांतर कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। इसमें 2 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक, तो जो प्रतिरोध 2 ओम है इसमें भी बहने वाली धारा कितनी होगी, 2 एम्पियर। भुजा EF का विभवांतर बराबर, भुजा EF का विभवांतर निकाल लें तो विभवांतर V बराबर IR से। ठीक, V बराबर I का मान 2, R का मान 2, 2 दूना 4, 4 वोल्ट। जो भुजा EF हो जाएगी उसका विभवांतर कितना होगा, 4 वोल्ट। अब भुजा EF जो है वो DC के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में विभव क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए DC का भी विभव कितना होगा, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, EF CD के साथ समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में जुड़ी है ना, इसलिए CD का विभवांतर बराबर, विभवांतर V बराबर 4 वोल्ट। तो CD में लगे संधारित्र में संचित आवेश, संधारित्र में संचित आवेश निकाल लें। तो आवेश Q बराबर कितना होता है, CV से। Q बराबर C का मान कितना है, C का मान हमारा 10 माइक्रोफैरेड और V का मान 4, तो 10 चौक 40, ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 माइक्रो कूलम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक विभवमापी के तार AB की लंबाई 2 मीटर है, चित्रानुसार नगण्य आंतरिक प्रतिरोध तथा 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल तार AB के बीच जोड़ी गई है। ज्ञात कीजिए विभवमापी के तार की विभव प्रवणता। आदर्श वोल्ट मीटर V का पाठ्यांक जब BC बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई, तार की जो लंबाई है वो L बराबर कितनी है, 2 मीटर। ठीक,
सेल का वैद्युत वाहक बल दिया गया है, सेल का वैद्युत वाहक बल, जो सेल का वैद्युत वाहक बल है उसको किससे दर्शाते हैं, ई से। ई बराबर कितना है, 4 वोल्ट। ठीक, इसलिए विभव प्रवणता हो जाएगी, विभव प्रवणता के बराबर ई अपान एल से। तो के बराबर ई का मान कितना है, 4 वोल्ट। ठीक, 4 वोल्ट, और एल का मान कितना है, 2 मीटर, 2 मीटर। ठीक, तो 2 दूना 4, तो जो विभव प्रवणता आ जाएगी के बराबर आएगी 2 वोल्ट प्रति मीटर। हमें निकालना है इस वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। इस वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होगा वो तार BC के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के बराबर होगा, क्योंकि किस क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ठीक, तो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बराबर तार BC के सिरों के बीच का विभवांतर। हम लोगों ने पढ़ा था विभवमापी में कि अगर एक समान लंबाई का तार होता है और उस तार में नियत धारा बहती, कैसी धारा, नियत धारा बहती है, तो तार के 2 बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होता है उस चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, और इस अनुक्रमानुपाती नियतांक को हटाते हैं, एक नियतांक आ जाता है के, जहाँ के होती है चालक तार की विभव प्रवणता। तो तार BC की लंबाई इंटू के इंटू एल, जहाँ के हो जाएगी विभव प्रवणता और एल हो जाएगी चालक तार की लंबाई। लंबाई एल बराबर कितनी है, 80 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लें तो एल बराबर 0.8 मीटर आ जाएगी। ठीक, के का मान हमारा आया है 2 वोल्ट प्रति मीटर, प्रति का मतलब बटे मीटर, और एल का मान 0.8 मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, 8 दूनी 16, 1.6 वोल्ट। तो जो वोल्ट मीटर का पाठ्यांक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1.6 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, संलग्न परिपथ में AB 10 ओम प्रतिरोध का 1 मीटर लंबा समरूप तार है। शेष आंकड़े चित्र में प्रदर्शित हैं। ज्ञात कीजिए तार AB में विभव प्रवणता, अविच्छेद स्थिति में तार AO की लंबाई। देखिए, जो ये तार दिया गया है, यहाँ पर जो सेल बैटरी लगी है, सेल लगा है, सेल का वैद्युत वाहक बल दिया गया है पहले, E बराबर कितना, 2 वोल्ट। ठीक, इसमें जो प्रतिरोध दिया गया है R1 बराबर कितना ओम है, 15 ओम, और R2 बराबर 10 ओम। तो R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये जो R2 है ये तार AB का प्रतिरोध है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कितना, R बराबर R1 प्लस R2, अर्थात R बराबर हो जाएगा कितना, 10, 15 प्लस 10, अर्थात R बराबर 25 ओम। ठीक, विभवांतर कितना दिया गया है, विभवांतर जो है V बराबर है 2 वोल्ट, इसलिए प्रवाहित धारा जो होगी I बराबर V अपान R से। V का मान कितना है 2, R का मान 25, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, अभी भी छोटा है, एक 0 और बढ़ाया, ये हो गया 0, 25 अट्ठे। ठीक, तो I बराबर 0.08 एम्पियर, ये हो गया भाई। अब हमें निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है तार AB में विभव प्रवणता। तो तार AB में जो धारा आ गई 0.8 एम्पियर आ गई। ठीक, 0.8 एम्पियर। हमें निकालना है तार AB की विभव प्रवणता। हम निकाल लें तार AB का विभवांतर, पहले धारा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया, धारा दी गई है, प्रतिरोध दिया गया है, विभवांतर हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तार AB के सिरों का विभवांतर, के सिरों का विभवांतर कैसे निकालेंगे, विभवांतर V बराबर IR से। तो V बराबर I का मान 0.08, R का मान 10,
तो V बराबर 0.8 वोल्ट, 0.8 वोल्ट, इसलिए विभव प्रवणता के बराबर V/L से V का मान 0.8 वोल्ट और L का मान 1 मीटर, तो आ जाएगा 0.8 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक, अब देखिए अभिक्षेप बिंदु जो है, कह रहा है अभिक्षेप बिंदु O पर, सेकंड स्थिति में अभिक्षेप स्थिति में तारे O की लंबाई, अभिक्षेप बिंदु O पर प्राप्त हो रहा है। अभिक्षेप की स्थिति में, अभिक्षेप की स्थिति में G धारामापी में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। ये जो 1.2 ओम है वो 0.3 ओम के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 1.2 ओम तथा 0.3 ओम श्रेणी क्रम में, ठीक। इसलिए R बराबर कितना आएगा, 1.2 प्लस 0.3, R बराबर 1.5 ओम। 1.5 ओम आ गया। यहाँ पर हम इस सेल का वैद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट है, इसलिए तार में बहने वाली धारा I बराबर V/R से, ठीक। इस कंडीशन में V का मान कितना है, 1.5, R का मान 1.5, 1 एम्पियर। कितने एम्पियर, 1। I बराबर आ गई 1 एम्पियर। देखिए इस तार में 1 एम्पियर की धारा बहेगी, तो हम ये जो 0.3 ओम का तार है इसमें निकालने 0.3 ओम के तार में, इसलिए 0.3 ओम के तार के सिरे का विभवांतर निकाल लें, ठीक। इसके सिरे का विभवांतर निकाल लें तो विभवांतर V बराबर कितना आएगा, IR से V, I का मान 1, R का मान 0.3, V बराबर 0.3 वोल्ट। V का मान आया 0.3 वोल्ट, ठीक। इसलिए यहाँ से अब देखिए तार EB के सिरे के बीच का जो विभवांतर होगा, हम लोगों ने पढ़ा है विभवमापी के सिद्धांत से, इसको चाहे AC मान लें, है ना। A 3 ओम के सिरों का विभवांतर, इसको हम CD मान लेते हैं, चलो CD BCD बराबर CD का विभवांतर बराबर तार CD का विभवांतर बराबर कितना होगा, V बराबर K × L से। V का मान 0.3, विभव प्रवणता 0.8 इंटू L, ये मीटर, ये वोल्ट प्रति मीटर है, ये सॉरी वोल्ट प्रति मीटर है, ये वोल्ट में है, तो L बराबर 0.3, 0.8 दशमलव से दशमलव हट जाएगा। L बराबर 3/8 दशमलव लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 8 त्रिक 24, 6 बचा, ठीक है। कितना बचा, 6, तो 60 हो गया, 8 सते 56, 4 बचा, 8 पन 40, तो L बराबर 0.375 मीटर, या इसको हम 100 से गुणा कर दें तो 37.5 सेंटीमीटर। तो अभिक्षेप बिंदु जो होगा वो 37.5 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा।